किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ नीलेश जी हैं। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्दी, और हम खेतीबाड़ी और माइक्रोबायोलॉजी की बातें करते हैं। नीलेश जी हमारे अमरूद के किसान हैं। थाई वीएनआर आप लोग जानते ही होंगे, खाते भी होंगे, काम आएगी। तो नीलेश जी अब यस सर। आपके हवाले। पहली बात, हमें आपकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम एक ऐसी लैब को ढूंढ रहे थे जो हमें ताज़ा सप्लाई दे सके, कल्चर, ताज़ी कल्चर, ताजा मतलब पुराना नहीं हो, फ्रेश हो। आज लैब में बना, ले गए और कल फार्म में ड्रिप से दे दिया, छोड़ दिया। क्योंकि इससे पहले भी हम कल्चर यूज़ करते थे, पर रिजल्ट हमें कोई अच्छे नहीं मिलते थे। वो कोई 8 महीना एक्सपायरी डेट लिखी हुई है और एक्सपायर हो रहा है आने वाले 2 महीनों में, 12 महीने की एक्सपायरी डेट, 24 महीने की एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह। पर हमें ये पता था कि जिस गोडाउन में वो माल पड़ा है, जिस डीलर के पास, वो गोडाउन गर्मी के दिनों में बाहर का तापमान 47 डिग्री 45 डिग्री तापमान, गोडाउन में ना पंखा होता ना एसी होती है। उस बाहर का टेम्परेचर 47 डिग्री रहता है गर्मी के दिनों में, और गोडाउन का टेम्परेचर लगभग 3-5 डिग्री ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उन गोडाउन में मैं गया हूँ। कितना पसीना, बाहर पसीना नहीं हुआ और अंदर पूरा पसीना हो गया, पूरे कपड़े गीले हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बैक्टीरिया जिंदे रहे होंगे, और उस वक्त लिक्विड बैक्टीरिया ही आते थे। तो फिर हमने देखा कि एक फ्रेश लैब बनाने वाली, तो हमें किसी परिचित ने बताया कि इंदौर राऊ में पुष्पेंद्र जी नाम से है बैक्टर, शायद अमृतलाल जी ने बताया था। अमृतलाल जी ने बताया था। वो यहाँ एक दिन पहले यहाँ पर आके गए थे, उन्होंने बताया और हमने तुरंत डिसीजन लिया। और पापा, मैं और अंकल तीनों आए, लैब देखी, आपसे लगभग 2-3 घंटा चर्चा हुई और फिर ले गए। रिजल्ट शानदार थे। और बैक्टीरिया का यूज इसलिए करते थे काफी समय से, दिमाग में था कि जहां से असली मिलेगा तो यूज करेंगे, कोई गारंटी कुछ भी नहीं थी। तो बैक्टीरिया का यूज ऐसे करते थे कि एज ए सपोज करो 12-32-16 और एक पॉलीसल्फेट नाम का चीज आता है, जिसमें पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये बेसल डोज की चीजें हैं। बेसल डोज में सारे मिक्स करते और प्रति पौधे पे अनुसार 200 ग्राम 300 ग्राम, नहीं, ये दिया। अब कैल्शियम है पॉलीसल्फेट में, मैग्नीशियम है, और 12-32-16 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। फॉस्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, दोनों मिक्स करके बेसल डोज दिया है। पत्थर बना, ऐसे पत्थर बना तो वो पौधे को अवेलेबल नहीं हुआ। अब कंटिन्यू अगर बैक्टीरिया की हर 3 महीने में बैक्टीरिया अगर ड्रिप से छोड़ते रहे, तो अंदर से कॉलोनीज रहेगी बैक्टीरिया की, और वो उसको तोड़ने का काम करेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट बन गया और पौधा कैल्शियम फॉस्फेट नहीं उठा सकता, ये बात पता थी। दोनों सेपरेट होने चाहिए, सेपरेट बैक्टीरियाज करते हैं। तो बैक्टीरियाज देने चालू किए, सेपरेट हुआ। और फिर दिमाग में आया कि अपन पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड से तो जमीन बंजर होती है, कुछ हद तक होती है, बैक्टीरियाज मरेंगे। तो क्यों ना इन्हें हर 3 महीने में दिया जाए। मल्टीप्लाई शुरुआत में ऐसी हुई थी कि साल में 2 बार, एक बार फसल आपने 2 बार बताया था, हमने 3 बार किया। 3 बार से 4 बार, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना दोहन करते हैं। सही है। अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छे पेस्टिसाइड अच्छी मात्रा में डलते हैं, और फर्टिलाइजर भी अच्छी मात्रा में डलता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बैक्टीरिया भी अच्छी मात्रा में डालने होंगे, क्योंकि दोनों चीजें अच्छी मात्रा में, तो तीसरी चीज भी अच्छी मात्रा में होगी, तो काम बनेगा। तो हमने बैक्टीरिया यूज करने चालू किए। तो हम बगीचा है अमरूद का, तो प्रूनिंग करते तो बगीचे की कटिंग जो होती है, डंगाले और ये बेड के ऊपर ही डालते हैं, कि उसने जो खाया वापस उसी मिट्टी में जाए, और उसको सड़ाएगा कौन? सही बात। सड़ाने का काम भी अपने बैक्टीरिया करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो उसमें जो बीमारी वाले फंगस हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी और बीमारी आएगी। जैसे अमरूद में सबसे ज्यादा फंगस आती है फाइटोप्थोरा ओमिसाइड ग्रुप से आती है, वो सोइल बोर्न डिजीज है। वो सोइल बोर्न डिजीज है, इसका मतलब कि वहां पर अच्छे बैक्टीरिया की कमी है, और अच्छे और बुरे
फंगस और बैक्टीरिया की कमी है हम्म, और बुरे बैक्टीरिया और फंगस ज्यादा हो गए हैं, तो ही फाइटोप्थोरा फल के ऊपर आएगा ना, वाष्पीकरण होगा फाइटोप्थोरा। हाँ हाँ बिल्कुल, वाटर ड्रॉपलेट्स के हाँ माध्यम से हाँ, मूव ऊपर होता है, जाएगा। कीड़ों के सॉइल माध्यम से बोर्न move- डिजीज है, सही सीधी सी बात सही। है। एक बीमारी आती है, फंगस आती है, एंथ्रेक्नोस। एंथ्रेक्नोज, हाँ। यस, एंथ्रेक्नोस के बारे में नहीं पता वो सॉइल बोर्न है या एयरबोर्न है, बट आती है। मैं आपको एक हिंट दे दूं कि जितने भी माइक्रोब्स हैं इनका प्राइमरी पालना, मतलब प्राइमरी घर जो होता है वो मिट्टी ही है। हाँ। मिट्टी या पुराना ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि जब ये हम खेती नहीं करते थे, जब इतना सब सड़कें वड़कें कुछ भी नहीं था, तब एक क्या ही था, मिट्टी और खेत और जंगल, तो इनमें इनको रहना पता है। इनको पता है कि जब एक पका हुआ अमरूद नहीं हो तब क्या खाना है, तब डंठल खाने हैं, हाँ, तब हाँ। पत्तियां खानी है ना। और जब अमरूद बड़ा होता है तो तभी उसके ऊपर चिपक जाते हैं। हाँ। भले आप उसके ऊपर कितना भी कवरिंग लगा दो, कितनी भी पन्नी लगा दो, पर अगर वो चला गया है वहां पे तो अपना काम करता है। यही काम करता है एंथ्रेक्नोज, फल सड़ा देता है। बिल्कुल, हमें और ये पता बचपन था। में अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो गई, छोटा जब रहता है फल, तो पूरा फल काला पड़ के गिरेगा। गिर जाता है वहां पे, तो काफी डेडली है। और हवा से इनके इनके कैरियर दो हैं प्राइमरी रूप से। जितने भी फंगस और बैक्टीरिया होते हैं ये या तो पानी के माध्यम से फैलते हैं या हवा के माध्यम से। अब कीड़े भी इसमें माध्यम बनते हैं, अगर उनके पैर में पानी चिपका हुआ है या कुछ, तो वो उधर इस तरीके से फैला। तो ये है, तो अपन आगे करें अब। हाँ, एंथ्रेक्नोज का अपन अब ये बात पता थी कि जो हमारे फसल के लिए घातक बैक्टीरिया और फंगस है वो किसी को नहीं छोड़ते, मतलब वो अच्छा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, पर किसी को नहीं छोड़ते। हमारे लिए उपयोगी क्या है, फल है, पर वो फल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और जो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ये पता है कि फल को नहीं खाना है, हमें खाना क्या है, वेस्ट को। इनकी मित्र सूक्ष्मजीवों में एक क्वालिटी ये होनी ही चाहिए कि वो जिंदा पौधे को ना खाए, जिंदा फलों को ना खाए। इसमें ये क्वालिटी मस्ट होती है, तभी वो मित्र सूक्ष्मजीव की कैटेगरी में आता है। यस, है ना। मतलब अगर हमने घर में शेर पाल लिया कि आसपास सारे कुत्तों को भगा देगा, तो वो शेर आपको भी तो खा सकता है। इसलिए हमेशा ये क्वालिटी तो होनी चाहिए कि वो जिंदा फलों को, जिंदा जड़ों को, जिंदा पौधों को ना खाए, ना नुकसान पहुंचाए। ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, और बीमारी वालों में यही क्षमता होती है कि वो जिंदा को खा सकते हैं। यस। दूसरा, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। बेमौसम बारिश, ठंड के दिनों में ठंड ना पड़ना, और किसी साल बहुत अति ठंड पड़ना। गर्मी के दिनों में 38 डिग्री 40 डिग्री से ऊपर एक दिन तापमान ना जाना किसी साल, तो किसी साल 47 डिग्री, पिछले साल 47-48 डिग्री गया। इन सब को मैनेज कर लेता है पौधा, अगर, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स बनाते हैं, राइजोस्फीयर में रहते हैं, जड़ क्षेत्र में ही रहते हैं। पौधे के भी दोस्त थे बैक्टीरिया, ये बात हमें पता थी। और पौधे को क्या रिक्वायरमेंट है, हाई हीट स्ट्रेस में है प्लांट, तो उसको कौन सा एमिनो एसिड चाहिए जो उसको मदद करेगा बैक्टीरिया बनाने में। दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। अभी अपन लाभदायक और हानिकारक दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हानिकारक बैक्टीरिया की अधिकता होगी, यानी सूक्ष्म जीव कहें अपन, बैक्टीरिया मतलब एक अलग कैटेगरी है, सूक्ष्म जीव में फंगस और बैक्टीरिया दोनों आते हैं, ठीक है। तो जब एक पौधा स्ट्रेस कंडीशन में रहेगा, मतलब उसको अगर पानी कम मिल रहा है या फिर न्यूट्रिशन कम मिल रहा है या गर्मी ज्यादा हो रही है, ऐसी स्थिति में उसको सिग्नल मिलता है कि ये पौधा मरने वाला है, तो वो उसको और ज्यादा दोहन करने लग जाता है ताकि वो न्यूट्रिशन उसका सारा खींच ले और अपने स्पोर या बीज बना के वहां चला जाए। क्योंकि मित्र सूक्ष्म जीवों की जीवन पौधों पे टिका हुआ है, तो वो उसको मरने से रोकते हैं। वो ऐसी चीजें सिक्रीट करेंगे वहां पे, ऐसे सिग्नल्स बनाएंगे, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे कि पौधा उस स्ट्रेस का सामना कर सके ताकि जिंदा बचा रहे। क्योंकि अगर पौधा जिंदा बचा रहेगा तो ही उनको खाना मिलेगा सिक्रीशन के फॉर्म में, इसलिए वो बचाने की कोशिश करते हैं, और बीमारी वाले और उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो यही फर्क अभी आगे बताएंगे नीलेश जी, इनको जो खेत में दिखा था उसी पे आगे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे हीट स्ट्रेस, एक एक्सट्रीम रेनी सीजन होती है। एक्सट्रीम रेनी इस साल बहुत खतरनाक, और इनके एरिया में तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और इस सीवियर कंडीशन में भी फ्लावरिंग सेट हो जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और बहुत अच्छी मात्रा में सेट ना होना, पर एक सम्मानीय सेट हो गया, जो संतुष्टि है। बढ़िया बढ़िया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कहें या बैक्टीरिया की कहें, किसी की भी कहें, वो तो आपकी है, क्योंकि आपने सब चीजें साथ में लाई। हाँ। तो
उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कंडीशन में भी वो प्लांट को सिग्नल्स देते, प्लांट बैक्टीरियाज को सिग्नल देता है, बैक्टीरियाज प्लांट को सिग्नल देते हैं, दोनों एक दूसरे की मजबूरी समझते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और इससे अब ज्यादा बारिश में होता क्या है, कली निकल रही है, आधा mm की कली निकली, बारिश कंटिन्यू है, अगर अच्छे बैक्टीरियाज नहीं है खेत में या पौधे की पत्तियों के ऊपर भी, तो वो तुरंत गल जाएगा 12 घंटे के अंदर। फंगस के कारण ही गलेगा, पर बोलेंगे बारिश के कारण गला। बहुत बारीक है, गौर से देखना पड़ता। फूल आ रहा था और खत्म हो चुका। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या लगातार खेत में जाना पड़ता होता है, खराब होता है। बहुत सारे किसान तो बारिश हो रही तो क्या करेंगे खेत में जाके। हाँ, और हम बारिश होती है तो हमारे यहाँ कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसको बोलते हैं। क्या तो वेदर सेंसर भी लगा हुआ है शायद? नहीं, वेदर सेंसर नहीं है। अच्छा, उनके अमृतलाल जी के जी। तो उससे हमारा प्लस पॉइंट ये रहता है कि बारिश के दिनों में बारिश ऊपर से आई, बारिश लगभग 0 TDS, 0 तो नहीं मानेंगे, पोल्यूशन का TDS आता है सिर्फ 10, 12, 15, 0। और इतना पतला पानी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का पत्थर बना हुआ उसको भी तोड़ के और लीच कर देता है। लीच का मतलब जड़ क्षेत्र से नीचे उतार देना एलिमेंट को, लीच हो गया। बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया लीचिंग का सही मतलब, बहुत अच्छे से इन्होंने बोला। लीचिंग का मतलब हम उसको इतने अच्छे से कभी नहीं समझा पाए जिन्होंने इतने अच्छे से बताया कि जड़ क्षेत्र से बाहर कर देना, ये नहीं कि खेत से ही बाहर कर देना। जनरली में होता है खेत से बाहर कर देना, पर वो सही शब्द नहीं है। जड़ों के जो रूट जोन है वहां से न्यूट्रिशन को हटा देना, बिल्कुल सही शब्द यूज किया आपने। तो बारिश हुई, जड़ क्षेत्र में जो सोइल का जो TDS होना चाहिए वो बहुत निचले स्तर पर आ चुका है, जो हमारे लिए उपयोगी एलिमेंट है वहां से हट कम गया। अब बारिश खुलते ही ऐसा करते हैं हम, हमारे ड्रिपर है 1.25 लीटर प्रति फीट के, 10 मिनट मोटर चलाई, ऑटोमेशन चालू किया, 3 मिनट प्रेशर आने में लगे, 3 मिनट वापस बंद करने में, और 3-4 मिनट में हाई कंसंट्रेट फर्टिलाइजर देते हैं। अच्छा, वापस उसको जितना TDS सोइल का होना चाहिए लो हो गया, पौधे को भोजन नहीं मिल रहा, डिफिशियंसी आएगी, पत्ता पतला होगा। और बारिश के दिनों में पत्ता अगर पतला है और बिजली गिर रही है, नाइट्रोजन अधिक हो गया है, सारी बीमारियां आने के 100% चांस है। जितनी भी संभावना है उस तापमान में बीमारी आने की, फंगस, रस चूसक कीट, सारे। अब नाइट्रोजन अधिक हो गया वातावरण के कारण, तो अब हमें ध्यान देना है नाइट्रोजन को छोड़ के जितने सारे तत्व है उनका एक संतुलन बिठाकर वो खेत में छोड़ते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में। सही है। वो पत्ते जाड़े बनते हैं, थिकनेस अच्छी होती है, हार्ड बनते हैं, कड़वासपन आता है, मजबूती आ जाती है। हाँ, मजबूती आती है, कीट डंक नहीं मार पाता है। सही है। पौधों को अगर उनका रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो अपने सुरक्षा के लिए जो मॉलिक्यूल वो बनाते हैं नेचुरली, वो बना सकते हैं। सही बात। और 100%, क्योंकि ये नेचर है और नेचर में कभी भी कोई भी काम 100% नहीं होता है। नेचर में सबकी हिस्सेदारी बराबर है। मैं सोचूं कि कीट आएगा ही नहीं या कोई बेड फंगस आएगी ही नहीं, वो तो सिर्फ केमिकल से हो सकता है, और वो भी जमीन खराब कर देगा। एक्सट्रीम लेवल पे जाना, एक्सट्रीम लेवल पे, और वो पौधे के पत्ते भी जला सकता है। बिल्कुल। संतुलन हमेशा नेचर में संतुलन ही है। सही। बीमारी इतनी कम आएगी कि आपका जहाँ 4 स्प्रे होने थे, 1 स्प्रे में आपका काम हो गया, जो केमिकल स्प्रे। सही। और जब केमिकल स्प्रे 4 की जगह 1 हुआ तो पौधे की हेल्थ कितनी अच्छी है। आप जब किसान, मेरा खेत है और मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बगीचा नाच रहा है। सही है। पौधों पे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले। बिल्कुल। वो पौधे बता देते हैं, फसल बता देते हैं, दिखता है, बिल्कुल दिखता है। जी। और जब रोज खेत पे जाते हैं, रोज पौधों से बात करते हैं, रोज नई ग्रोथ दिखती है। रिजल्ट देखना है ना, मैंने आज, आप बैक्टीरिया नहीं दोगे तो आपको कभी किसी चीज के रिजल्ट दिखेंगे नहीं, सब अंदाजी घोड़े दौड़ेंगे। बोरी डाल दी, रिजल्ट दिखा नहीं, हमें तो रिजल्ट दिखता है। आज मैंने अगर कैल्शियम डाला, कैल्शियम का रिजल्ट दिखता है। आज मैंने फास्फोरस डाला है तो फास्फोरस का रिजल्ट दिखता है, क्योंकि फास्फोरस को पचाने वाले मैंने जमीन में छोड़ रखे हैं।
और जितना फॉस्फोरस उस प्लांट को रिक्वायरमेंट है वो दे रखी। सही है, सही है। मात्रा भी जरूरी है, उतनी मात्रा होनी भी जरूरी चाहिए है, और वो मिलना भी चाहिए। मिलना भी चाहिए। सही है। तो खेती बहुत बड़ी साइंस है, सब साइंस और का मिला जुला अभी रूप तक है। जो मैंने देखा है हाँ। जहां पर भी इंडिया में तो जो खेती होती है बहुत अच्छे किसान भी है, हम्म, बहुत क्लास वन के, हम्म। जिन्होंने विज्ञान का इस कदर इस्तेमाल किया और ऐसी खेती, और ये पोटेंशियल यील्ड जिसको बोलते हैं, सोयाबीन की पोटेंशियल यील्ड मैं समझता हूँ ये GS 335 हम्म, पूरी शिद्दत से पूरा विज्ञान लगाकर ओपन फील्ड में अगर कोई किसान करे हम्म, उसकी आवश्यकता को समझकर, तो वो जरूरी प्रति था। एकड़ यील्ड वो 18 क्विंटल से 20 क्विंटल ले सकता है प्रति एकड़। एकड़। हमने 16 कुंटल 86 किलो 16.86 क्विंटल पर एकड़ का सोयाबीन की यील्ड हमने ले रखी अरे है। वाह। और जीवन में एक बार सोयाबीन बोया था, ना हम्म। सोयाबीन बोने का अनुभव था, ना उसके बाद कभी बोया। तो भिड़ोगे तो सब कुछ होएगा। सही है। अभी जो 3 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल का यील्ड है, ये मेहनत मैं नहीं बोल सकता किसान की है, क्योंकि जमीन में तत्व इतनी मेहनत नहीं है। जमीन में तत्व है और आपने कुछ कीट आ रहे उनके लिए दवाई का स्प्रे कर दिया, कीड़ा मार डाला, बस टॉनिक डाल दिया ज्यादा से ज्यादा। टॉनिक तो कुछ होता नहीं है, ये सब बनाने का काम है। सही बात। इससे बड़ा तो किसान फसल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी और जो जिस चीज की कीमत 2 रुपया लीटर नहीं है वो 1000 रुपये लीटर की चीज है, और वो कोई फसल में आपके कोई काम आ जाएगी मुझे नहीं लगता। सही, सही, क्योंकि पौधे को एलिमेंट की जरूरत होती है, ना कि टॉनिक की। बिना न्यूट्रिशन के नहीं आ सकती। अगर जमीन में डिप्लीटेड है, मतलब कम है, तो फिर वो आप भूल जाओ। और दूसरा, ये मौसम की बात तो अलग हो ही गई कि आप मतलब जो भी थोड़ा बहुत था वही बारिश से खराब हो रहा है। तो ये साइकिल ऐसा है कि इसमें उलझने वाला साइकिल है, निकलना मुश्किल है जब तक आप सही रास्ता नहीं। और विज्ञान एक ऐसा है कि एक पत्ता लिया, शार्प कटर से पत्ते को काटा जानने के लिए, रोज अलग अलग दरवाजे खुलेंगे। विज्ञान में आप समझते होंगे ना कि रिसर्च होती है, तो पहले सेल का रिसर्च हुआ था, फिर सेल को तोड़ा गया, उसमें 1000 मोलेक्यूल पाए गए, फिर 1000 में से पर्टिकुलर एक को लिया तो उसको खोला तो फिर 1000 मिले। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर तो बहुत संभावनाएं हैं। तो पर जो मिलता गया उसका यूज भी करते चलना चाहिए। बिल्कुल 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 सही है। अल्टीमेट ट्रुथ ढूंढने के चक्कर में मतलब ये भी खेती का एक वो नुकसान भी है कि जैसे आपके पास कोई यूजफुल चीज आ गई तो उसका उपयोग करने की बजाय अपन उसके बियॉन्ड देखने लगते हैं, इसके आगे क्या, इसके आगे, है ना। जिस जगह पे खड़े हैं उसका यूज नहीं कर रहे हैं अपन। जो चीज अपने हाथ में पहले उसका यूज करना चाहिए, फिर अपन आगे भी देखते रहे, वो आगे अपने आप दरवाजे खुलते जाएंगे। और विज्ञान ने तो इतना कुछ कर दिखाया है, विज्ञान को समझने वाला चाहिए। विज्ञान घर घर तक, इंसान तक नहीं पहुंचा। इतना पेस्टिसाइड, इतना फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करके भी अगर रेसिड्यू फ्री बनाया जा सकता है और बनता है, और हमारे फार्म का बना। रेसिड्यू फ्री का मतलब होता है भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक, उसके अंदर कोई केमिकल पाया नहीं गया। भारत को छोड़कर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर ऑर्गेनिक बोलते हैं, जबकि जो वो ऑर्गेनिक के नाम पर सेल कर रहा है उसकी लैब रिपोर्ट, विज्ञान मैंने लैब रिपोर्ट टेस्ट करवाई है, विज्ञान बोल रहा है कि इसके अंदर कोई तत्व नहीं पाए गए। 203 केमिकल, जो 203 मॉलिक्यूल केमिकल, यस, वो नहीं पाए गए। अपने यहाँ तो फर्टिलाइजर को भी और टॉक्सिक मानते हैं लोग। कहाँ से? एक जगह अधिकता है, जिप्सम, एक जगह जिप्सम की खदान है वगैरह, किसी फास्फोरस की खदान है, वहां से हमने अधिकता है निकाला और जहाँ कम है वहां डाला। बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? फर्टिलाइजर हो गया। वही दिक्कत है कि अपने केमिकल की कैटेगरी में सबको भर दिया गया। जितने भी दुकान में चीजें मिलती हैं, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, सब उसी में डाल दिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपके लिए नुकसानदेह है पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड। पर पेस्टिसाइड का यूज करने की कला, क्योंकि आपको विज्ञान समझने, तो रेसिड्यू फ्री गारंटेड बनेगा। इनका कहने का मतलब ये है रेसिड्यू फ्री का कि आपने फसल में डाला और फसल में जब आपने फल तोड़े तब उस फल में उसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए, या उतनी मात्रा होनी चाहिए जो आपकी मेजरमेंट में आएगी नहीं किसी तरीके से, मशीन ना रीड कर पाए। वही तो प्रैक्टिकली, मतलब मशीन रीड नहीं कर पा रही है, प्रैक्टिकली उसमें एब्सेंट है ना, मतलब वो आपके लिए सेफ हो गया। पर अगर उसको न्यूट्रिशन आप नहीं देंगे
तो उसके ऊपर बीमारी तो आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है, फिर पौधा भी नहीं लड़ पाएगा, फिर आपको हो सकता है मजबूरी में कुछ आखिरी में पेस्टिसाइड डालना पड़े, क्योंकि फसल खराब हो रही है आपकी आंख के सामने। आप खुद को एक किसान की तरह सोचिए, आपने फसल उगाई और वो खराब हो रही है और सही टाइम पे आपने सही फैसले नहीं लिए, फिर आपको गलत टाइम पे कुछ उसमें ऐसी चीजें डालनी पड़ेंगी कि बीमारी तो रुक जाए, मेरा माल बिक जाए किसी तरीके से, फिर उसमें रेसिड्यू फ्री नहीं हो सकता किसी भी हाल में, अगर आपने सही टाइम पे प्रयोग नहीं किया है तो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म हमारे यहाँ एक प्लॉट में कुछ 10-20 पौधे निमाटोड के हैं, हम्म निमाटोड ग्रसित थे। हमने कभी उसमें निमेटिसाइड नहीं दिया। हम्म दूसरे पौधे की ईल्ड प्रति वर्ष आती है जो निमाटोड फ्री प्लांट है, उनकी 80 to 90 kg जो हम सेल करते हैं, सड़ा हुआ को गिनते नहीं है। अच्छा, जो आपने बेचा प्रति पौधा एवरेज आपने निकाला होगा। एवरेज। बहुत बढ़िया। जो निमाटोड ग्रस्त है हाँ विदाउट निमेटिसाइड, हाँ उसकी ईल्ड बैठती है 30 से 45 किलो। हम्म हम्म निमेटिसाइड यूज नहीं किया है, ना बहुत अच्छी प्लांट yield के है। ऊपर गिठान है अंदर। हाँ, जड़ों में निमेटिसाइड की गठाने वो निमेटोड निमाटोड की कॉलोनी से गारंटेड है। हाँ। देख आप खोदोगे दिखेगी, दिखेगी। हम भी देखते हैं। सही है। पौधे के ऊपर सिम्टम नहीं। हाँ निमाटोड के सिम्टम रहते हैं पौधे के ऊपर सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी दिख जाना, एक ही पत्ते पर सही पूरा का पूरा अलग हो जाना। सही है। फल आ गए, फल सेट हो गया, निमाटोड का प्रेशर बढ़ा, हाँ पौधे को ऊपर शुगर सप्लाई बंद हो गई। सही है सही है सही है। क्योंकि निमाटोड क्या करेगी, कॉलोनीज बनाएगी और नीचे से जो व्हाइट रूट एब्जॉर्ब कर रही है ना, उठा रही है खाद पानी उसको को, रोक देगी उसको खुद खाएगी और शुगर जो बचेगा पौधा दे रहा है उसको भी यूज हाँ, कर लेगी। और वो तो खुद खाएगी और बचेगा वो ऊपर जाएगा। हाँ किसान फर्टिलाइजर बहुत कम देता है, हाँ 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 निमाटोड की पूर्ति नहीं हो रही, हाँ वो तो ऊपर आगे क्या नहीं जाने जाएगा। देगा। सही। अब मैं जो मेरे जिस वॉल के अंदर, जिस प्लॉट के अंदर ये निमाटोड के 10-15 पौधे हैं, वहां पर मैं फर्टिगेशन कर रहा हूँ 100 किलो प्रति पौधे के हिसाब से वजन लेना है मुझे। अच्छा 100 किलो प्रोडक्शन पर और प्लांट। निमाटोड की कॉलोनीज वहां लगभग 60 किलो का जो मेरा हाँ, जो खराब फर्टिलाइजर कर का है वो खा रही है, बचा 40 किलो का ऊपर जा रहा है, और उतना ही वो फ्रूट सेट कर पा रहा, हाँ हाँ। और उतने फल आ रहे, उतने फल को बड़े तो कर लोगों रहा का है। तो अच्छे पौधे का एवरेज होता है इतना, जितना आप बीमार पौधे से निकाल ले रहे। नहीं, ऐसा है ना कि एक मैथ्स का कोई सवाल हो, उसको एक तरीके से नहीं 1000 तरीके से सोल्व किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। आप उस निमेटिसाइड, वो निमाटोड को निमेटिसाइड देकर कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने एक साइंस ही लगाई है, गणित लगाया है। गणित क्या लगाया तो नहीं था, ये हमने ऑब्जर्व करते गए, उस प्लांट में ईल्ड आती गई, ना सिम्टम दिखे कभी, सही समझा, सही उसकी सप्लाई और डिमांड का खेल हुआ, सही। और ये रिजल्ट है। बढ़िया, ये बढ़िया काम किया आपने। तो आपने जब ये बैक्टीरिया चलाए थे पहली बार, तो आपको कितने दिनों में विजिबल फर्क लगने लग गया था कि हाँ कुछ तो है इसमें फर्क? ये जमीन में दिए थे पहली बार। हाँ और जमीन में यूं मान के चलो, जब पहली बार दिए थे उसके बाद बारिश आई थी लगभग 8 दिन बाद, और अच्छी बारिश थी, 8-10 दिन का दौर के बारिश की थी। उस बारिश में फंगस का अटैक जो हम अनुमान लगाते थे कि इतना होना चाहिए, इतना सीवियर अटैक होगा, 10 दिन की बारिश तो इतना अटैक जायज है, उसका लगभग 40% अटैक था। तो रिजल्ट तो पहली बार दिया था ना, जबकि 60% आपको उसमें कमी मिल हाँ गई। हाँ, जब आप कंटिन्यू रखेंगे हर 3 महीने 6 महीने, आप तो 6 महीने का बोलते हो, हम तो 3 महीने में देते हैं, मैंने शायद ये बोला भी था क्योंकि हम तो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं सही और है, हमें पता है कि कितना जहर है। एक नीलेश जी हैं और भी हमारे किसान हैं, होता यही है कि मैं उनको बोलता हूँ कि साल में से एक फसल है तो एक बार डालना है, बट उसके बाद उनको रिजल्ट दिखता है तो ऑटोमेटिकली वो सीधे यही सवाल पूछते हैं, सर इसको ज्यादा डाल दें तो नुकसान तो नहीं है? शायद आपने भी बोला था कि नुकसान तो है नहीं कुछ, तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो भी बाकी का खर्चा कर रहे हैं वो एक तरफ, उसका यूटिलाइजेशन अगर बढ़ जाएगा तो वो खर्चा आपका प्रॉपर यूज होगा प्रोडक्शन में, वही हो भी रहा है। तो मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है अभी? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई है, और 3-3.5 साल बाद चल रहा होगा मेरे हिसाब से। और मैं तो देखो हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाला आदमी हूँ, लगाना भी चाहिए। और 3 साल से अगर कंटिन्यूटी है तो फिर
मेरा क्वेश्चन तो हटा ही होगा, क्वेश्चन मार्क। हाँ सही है। तो और कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप किसानों को? जो सुझाव देना था वो इस चर्चा में मुझे लगता शामिल है हो दे गए। दिया। हाँ, फूल की यहाँ बात एक हो गई, ऑर्गेनिक की बात हो गई, ऑर्गेनिक की बात हो गई, एक फर्टिलाइजर की बात हो गई, पेस्टिसाइड की बात हो गई। लगभग 800,000 करोड़ के आसपास की आबादी होने आई है। हम्म, पेट कैसे भरेंगे ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए तो। हाँ, वो अलग एंगल है वो बिल्कुल। और जमीनें और अपन, विज्ञान ने हमेशा इंसान को बेहतरीन ही बनाया है। हाँ, अब वो आप कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं उस पे भी है। अब वो पेस्टिसाइड भी विज्ञान की ही देन है, लेकिन अपन उसके ऊपर लग गए हैं। मतलब सारा जो उधर है कि पेस्टिसाइड सलाहकार के बिना आप प्रयोग कर रहे हैं ना। हम्म। आप देखो ना, मोनोक्रोटोफॉस रेड ट्रेंगल की केमिस्ट्री है, आप उसको बिना सलाह के कैसे यूज कर सकते हो? ईटीएल भी नहीं पता है लोगों को कि कुछ कब नहीं पता डालने है हैं ना, दवाई। कब डालने चाहिए। मतलब एक मिली दिखी कल खेत में स्प्रे, 4 दिन बाद टमाटर तोड़ने और आज मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे कर रहा आदमी। यहाँ पर कौन सी केमिस्ट्री स्प्रे होगी? ग्रीन केमिस्ट्री होगी ना, सही है, क्योंकि फूल भी आ रहा है, फल टूट भी रहा है, पोलिनेशन भी हो रहा है। सही है। और उसके पहले भी अपन ये कोशिश कर लें कि पौधा मजबूत रहे, तो खुद ही बहुत सारी बीमारियों को, क्योंकि देखिए जैसे अपन ने अमरूद की बात करी, आप अमरूद का पत्ता तोड़ेंगे कि स्मेल तेज आती है, वो भी इंसेक्ट को भगाने के लिए। कड़वासपन रहता है, आप किसी भी पत्ते को चबाइए ठीक है, जिसमें टेनिन काफी होता है हाँ उसमें। कड़वासपन होती है, तो वो कंठ पे tannin कड़वा है, लगेगा। मतलब अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो आपका डाइजेशन रोक देगा वो, इसलिए। टमाटर की पत्ती है, उसमें भी टॉक्सिन्स होते हैं जो कीड़ों को, इल्लियों को रोकने के लिए, लेकिन वो बनते तभी हैं जब उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, तभी वो प्रॉपर मात्रा में बन पाते, तभी बीमारी रुक भी पाती है। अगर न्यूट्रिशन ही नहीं है तो वो चीजें नहीं बनेंगी, तो फिर कीड़ों का अटैक होगा, पौधा लड़ाई लड़ नहीं पाएगा, फिर आपको पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और फिर जैसा नीलेश जी ने बताया कि फिर तो लाल ट्रायंगल देख के ही किसान लिख जाता है कि इसे एक बार में मार दे अपन। खेती में इतनी मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत का महीना सही दिशा में लोगों को जागरूक करने की। यूरिया और 12-32-16 नहीं बोलते हैं किसान, इफको बोलते हैं। हाँ हाँ, 12-32-16 के इफको बोलते हैं। हाँ, हाँ यूरिया और इफको पे उसके पूरी खेती और जिंदगी चल रही है। पूरा समझना पड़ेगा तत्वों के बारे में। सही है, सही है। यूरिया में क्या कंटेंट है, अमोनियम सल्फेट में क्या है, यूरिया और अमोनियम सल्फेट में क्या फर्क है, नाइट्रेट में क्या फर्क है, सही। P2O5 क्या होता है, उसके अंदर P2O5 के अंदर एलिमेंटल फास्फोरस कितना है, कितना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सही। P2O5 जहां लिखा 100%, हाँ, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस कितना है। 2.29 से भाग करना होगा, सही। तो फास्फोरस एलिमेंट आएगा। और पौधों की रिक्वायरमेंट एलिमेंट में बताई जाती है। मैं आपके पास पत्ता लेके आया, जांच करी कि नीलेश जी इसमें ये चीजें इतने इतने कम है, तो आपने फास्फोरस का मुझे बताया तो P+ लिख के दिया था फास्फोरस एलिमेंट, और मैंने P2O5 की कैलकुलेशन लगा दी। सही। ये तो अभी 4 तत्व भी किसान को नहीं पता है, 12-32-16 को इफको बोलना। अब बात आती है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की, थोड़ा सा किसान उसको भी अब टच करने लगा है। अब बात मेन आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसको तो छुआ भी नहीं है किसान ने। छुआ भी नहीं है, वो तो अभी ये भी दिक्कतें हैं कि उसपे जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें पीपीएम में लिखा हुआ है। हाँ, किसान को लगता है मैंने तो डाल दिया, हाँ, पर वो पार्ट्स पर मिलियन है, 10 लाख में एक। बिल्कुल बिल्कुल। वो परसेंट देखेगा तो 100 में एक है। पीपीएम और परसेंट में ही फर्क नहीं पता है ना। पर एक दिक्कत ये भी है कि किसान जानने की खुद एक वही टॉनिक के नाम पर 1 लीटर की बोतल लाया किसान, उस पे जमाने के सारे सब लिखा हुआ है। एमिनो एसिड के जब टुकड़े करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, 50 तरह के, वो 85 नाम लिख दिए उसने, इतने mg, इतने ppm, इतने ppm। उसके बाद एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे एलिमेंट के नाम लिखे हुए, कुछ और चीजें लिखी हुई, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, टेनिन, सारे लिखे हुए। उनको सबको जोड़ोगे, उसका डोज ऊपर से क्या है, 3 ml प्रति लीटर, और न्यू माने कि 300 ml एकड़, और उसका कंटेंट देखेंगे फाइनली टोटल मूल तत्व 8%। 8% 1 लीटर में 80 ml, वेट बाय वेट, और 1 एकड़ में कितना जा रहा है, 300 ml से 300 ml जा रहा है। तो 80 ml हुआ था, 80/3, तो 20-60, 25, 24, 22 ग्राम लगभग। मेरा एक अमरूद को फोड़ के और मैं आपको लेबोरेटरी में दूंगा ना, इसके अंदर तत्व में उससे 10 गुना ज्यादा तत्व पाए जाएंगे इसमें।
दूसरा फिर तो लोग बोलते हैं रिजल्ट आते हैं इन चीजों के, वो कैसे? वो रिजल्ट तो उसके अंदर जीए की मात्रा है, जिब्बेरेलिक एसिड। जिनकी कीमत कोड़िए के दाम है। बहुत जिब्रेलिक कम मात्रा में रिजल्ट बहुत देता है। बहुत 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 कोई क्या कीमत है मैंने सुना जिब्रेलिक है, एसिड? शायद छोटी सी वायल आती है, उसको देसी दारू में मिला के स्प्रे करते नहीं थे नहीं, पहले। ऐसे किसान तो पहले करते होंगे, पर आजकल तो जो टॉनिक नाम से जो बायो स्टिमुलेट है के, वो कंपनी ही कर देती है ना। तो कंपनी ने लिख रखा कि इसमें जीए भी है, हाँ। वो तो बाहर है ना, उस पर कोई वो क्लेम हो अकेला ही ही नहीं सब पे सकता, भारी है फिर। उसका रिजल्ट है। उसका रिजल्ट, सही बात। तो चीजों को मतलब किसान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको समझना पड़ेगा, चीजों को अध्ययन करना पड़ेगा और सही रास्ते में चलना पड़ेगा। सही रास्ता ये है कि आप जिस चीज की खेती कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी, वही सही रास्ता है। ये नहीं कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपने डाला वो सही रास्ता है, वो नहीं। आपकी फसल की स्टडी करिए, उसको क्या चीजें चाहिए, उनकी उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पे काम करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। आज की चर्चा काफी ज्ञानवर्धक रही। नीलेश जी के साथ बहुत अच्छा हमने डिस्कशन किया है। ऐसे ही अन्य चीजों के लिए, अन्य जानकारियों के लिए आप वेक्टर से जुड़े रहें। धन्यवाद, धन्यवाद थैंक नीलेश यू जी। सो मच।